हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमारी आज की जो लाइव क्लास है वो होने जा रही है राजस्थान के इतिहास के ऊपर। एक चलता है अपना राजवंश। और राजवंश बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका राजवंश लगता है वो लगता है आपका चौहान वंश। और आपको पता होना चाहिए कि चौहान वंश है उसकी जो मेन सत्ता थी वो क्या थी आपकी अजमेर के आसपास का क्षेत्र था, जिसको हम सपाल दक्ष क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आज उसी टॉपिक को लेकर हम कुछ क्यूएनए लेके आए हैं। आरपीएससी का जो नया ट्रेंड है, जो नए जो तकनीक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगामी आने वाली हर एक भर्ती, चाहे आप आरएस ले लो, चाहे आप एसआई ले लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ले लो, जितने भी राजस्थान की भर्ती हैं जहां पे ये राजवंश टॉपिक लगता है और वहां पे जो चौहान वंश लगता है, आपको मैं ये बता दूं कि जो आरपीएससी और आरएसबी जो आपको चैलेंज करती है किसके लिए, वो आपको चैलेंज कर रही है मूल किताबें पढ़ने के लिए। आज उन्हीं मूल किताबों का निचोड़ में लेके आया हूं और वो मूल किताबें आपके सामने हैं। और वो क्वेश्चंस है, मैं गारंटी देता हूं इस क्लास के बाद में आपका जो चौहान वंश है वो आपको नोट से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको यह चौहान वंश इन सारे क्वेश्चन से लगभग 40 या 35 क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से ही पूरा चौहान वंश कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले तो सारे लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे। सबके यूट्यूब चैनल सॉरी सबके जो व्हाट्सअप है उसके स्टेटस पे ये क्लास होनी चाहिए, जितने हैं उनमें ये क्या होना चाहिए, इस क्लास का लिंक होना चाहिए। आपका जितना भी टेलीग्राम चैनल पे लिंक है उनमें सारे ग्रुप के अंदर आपका क्या होना चाहिए, इस क्लास का लिंक होना चाहिए। फटाफट इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे, उसके बाद में हम चालू करते हैं इस क्लास को। फटाफट शेयर करेंगे इसको। चले, पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, वो देखते हैं राजस्थान के चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने पूछा भैया कि सत्य नहीं है, सत्य कौन, चौहान वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। उसमें से 4 कथन आपको दे रखे हैं। चौहानों का उद्गम गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से हुआ है। कहा जाता था कि भाई गुरु वशिष्ठ हैं वो आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ कर रहे थे। और वो यज्ञ क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पे जो आपके उस टाइम के जो तुर्क जो आक्रमणकारी थे, आप जैसे ही पूरा चौहान वंश पढ़ोगे वहां पे लिखोगे, देखोगे कि तुर्कों के आक्रमण, इस राजा ने तुर्कों से आक्रमण किया, इससे तुर्कों की लड़ाई की। कहने का मतलब ये हो गया कि चौहानों की उत्पत्ति को लेकर यह बताया जाता है कि गुरु वशिष्ठ है वो तुर्कों के आक्रमण से रोकने के लिए वो क्या करते थे, तुर्क तुर्क करते थे भाई, जो आपके पंडित होते हैं उनके यज्ञ को क्या कर देते थे, भंग कर देते थे। और गो रक्षा के लिए गो हत्या कर देते थे, या अपनी जो राजस्थान की जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनसे छेड़छाड़ छेड़छाड़ करते थे। उनकी बचाव के लिए गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ करके 4 वंश किए थे, उत्पन्न किए थे, जिसमें आपका चौहान हो गया, परमार हो गया, चालुक्य हो गया, प्रतिहार हो गया। ये 4 वंश क्या किए थे, यज्ञ के माध्यम से उत्पन्न किए थे। तो ये कथन सही है बिल्कुल कि गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से चौहान वंशों का उद्गम हुआ है। क्लियर है। उसके बाद में दूसरा कि चौहानों का सूर्यवंशी जो मत था वो पृथ्वीराज विजय में बताया गया। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वीराज विजय के अंदर ही क्या बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। किनको, चौहानों को। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा इनको क्या बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। वत्स गोत्र के क्या बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। हमीर महाकाव्य में इनको चंद्रवंशी बताया, नहीं भाई, चंद्रवंशी इनको बताया गया है हास्य के अभिलेख में। हास्य कहां पड़ता है, हरियाणा में। हास्य अभिलेख में इनको क्या बताया गया है, चंद्रवंशी बताया गया है। और आपका अचलेश्वर महादेव मंदिर है, वहां के जो अचलेश्वर जो क्या है आपकी प्रशस्ति है, उसके अंदर भी क्या बताया गया है, चंद्रवंशी। लेकिन हमीर महाकाव्य में तो इनको क्या बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सांबर के चौहानों के बारे में कौन सा कथन सत्य सत्य नहीं पूछा है ना। हाँ, आरपीएससी का ट्रेंड है भाई, तो यही कथनों वाले प्रश्न आएंगे आपके। लेकिन हमें मूल किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मूल किताबों का निचोड़ यहीं पे मिल रहा है सभी को आपको।
सांबर के चौहान, सांबर का मतलब अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका संस्थापक वासुदेव चौहान था, बिल्कुल सही बात है। वासुदेव चौहान ने सांबर के चौहानों के जो आपका वंश था उसकी स्थापना की थी 551 में, की थी 551 ईस्वी के अंदर। सांबर के चौहानों की स्थापना कौन करता है? आपका वासुदेव चौहान करता है, बिल्कुल सही बात है। इनकी प्रथम राजधानी नागौर थी। उस टाइम नागौर को बेटा अही छत्रपुर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अही छत्रपुर बोला जाता था। हाँ, अही छत्रपुर इनकी क्या थी? पहली राजधानी थी, नागौर राजधानी थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, बिल्कुल सही बात है। पहले अही छत्रपुर के अंदर क्या थे? आपके गुर्जर प्रतिहार थे। इनको वासुदेव चौहान हराता है और किसकी स्थापना करता है? चौहान वंश की स्थापना करता है। नाडोल चौहानों की रियासत नहीं थी? अरे बिल्कुल थी भाई, नाडोल, नाडोल तो थी ना। जालोर थी, सिरोही थी, ठीक है, नाडोल थी, जालोर थी, ये सारी किसकी रियासतें थी? ये चौहानों की रियासतें थी। तो आपका चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि भाई नाडोल तो चौहानों की रियासत थी। क्लियर है? हाँ जी, चले आगे। चलिए, आत्म प्रभा किस चौहान शासक की रानी थी जो क्या करती थी? सांबर झील में 1000 दीपक जलाती थी। अब बताओ, सांबर झील में 1000 दीपक जला रही है कौन? सॉरी, यहाँ पे सांबर झील नहीं आएगा, यहाँ पे पुष्कर झील करो आप। एक क्वेश्चन में टाइपिंग में गलती हो गई। पुष्कर झील में वो 1000 दीपक जलाती थी। कौन सी झील में? पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। कौन? आत्म प्रभा। इसी का दूसरा नाम बेटा आपको मिलता है रुद्राणी, क्योंकि ये भगवान शिव की क्या थी? भक्त थी। भगवान शिव की भक्त थी और उनका भगवान शिव का एक नाम, एक रूप होता है रुद्र रूप। तो रुद्र भगवान शिव का नाम है, तो इनका नाम उन्हीं के नाम पे एक और क्या था? रुद्राणी। क्या था? रुद्राणी। तो इसकी किसकी रानी थी? वो चंदन राज की रानी थी। याद कैसे करोगे बेटा? जो आत्म प्रभा है ना, वो एक क्या थी? सांबर सॉरी, पुष्कर झील में 1000 क्या लगाती थी? दीपक जलाती थी। और दीपक जलाकर जो महाराज शिव थे, जो शिव हैं, उनके चंदन का क्या लगाती थी? तिलक लगाती थी। किसका तिलक लगाती थी? चंदन का। तो अब चंदन राज याद रख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदन राज। किसकी रानी थी वो? चंदन राज की रानी थी। हाँ जी, प्रियंका चावड़ा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, और यही रुद्राणी थी, ये योग क्रिया भी बहुत अच्छी करती थी। सुबह सुबह क्या करती थी? योगा करती थी वहां पे जाके। तो योगिक क्रिया में भी ये क्या थी? निपुण थी। आप सोच सकते हैं कि सांबर से कोई राजा है या कोई चौहान वंश है, वो सांबर से स्टार्ट होता है और आपका पुष्कर झील तक क्या करता है? वो पुष्कर झील में जाकर आत्म प्रभा क्या लगा रही है? दीपक जला रही है। इसका मतलब सांबर से लेकर अजमेर तक। पुष्कर झील कहाँ पड़ती है? अजमेर में। तो सांबर यानी जयपुर के क्षेत्र से लेके और अजमेर तक किसका शासन हो गया? चंदन राज के समय तक अजमेर तक उन्होंने अपना राज कर लिया था। तो चौहान वंश आप कहाँ पहुंच गए हैं? सांबर नहीं होगा, यहाँ पे पुष्कर झील कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस चौहान शासक ने बड़ौंच कुलदेवी में, बड़ौंच कहां पड़ता है बेटा आपका? बड़ौंच पड़ता है आपका गुजरात में। बड़ौंच एक जगह है और वो जगह कहां पड़ती है? आपकी गुजरात में। ठीक है, तो विग्रह राज सेकंड जो हैं वो क्या करते हैं? अपनी कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी कौन है? देखो यहां से एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है। चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता है। और बड़ौंच गुजरात के अंदर क्या करते हैं? ये आशापुरी पूरा माता है, उन मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन? विग्रहराज सेकंड। कहां करवाते हैं? बड़ौंच गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विग्रहराज सेकंड। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे मक्खनी क्वेश्चन एकदम। आप तो बस लाइक शेयर करते चलिए इसको। किस चौहान शासक ने वेरी घाट की उपाधि ग्रहण की थी? अरे भाई, किस चौहान शासक ने वेरी घाट की उपाधि ग्रहण की थी? वेरी घाट का मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाला। दुश्मनों को मारने वाला कौन सा शासक था? गोविंद राज थर्ड। किसने उपाधि ग्रहण की थी? गोविंद राज थर्ड ने तुर्कों को थी, गजनी के राजा को हराया था और किसकी उपाधि की थी? बेरी घाट की। और ये बेरी घाट की जो उपाधि है ये पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलती है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। तो पृथ्वीराज जो है विजय है, इसके अंदर इसकी उपाधि क्या मिलती है? क्या मिलती है भाई? बेरी घाट मिलती है। चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजय राज चौहान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अजय राज चौहान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो बताना है। चलो ठीक है, 1113 में
अजमेर शहर की स्थापना करता है, बिल्कुल सही बात है। और उस टाइम अजमेर का नाम क्या पड़ता है? अजय मेरू। आज भी आप अगर रोडवेज बसों पे देखोगे तो अजय मेरू डिपो मिलता है आपको, अजय मेरू डिपो मिलता है। तो अजय मेरू इसका क्या था? पुराना नाम था। और अजय मेरू के नाम किसके ऊपर पड़ा है? अजय राज चौहान के 1113 के अंदर क्या करता है? अजमेर शहर की स्थापना करता है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपनी पत्नी सोमल दे के नाम पे अजय प्रिय सिक्के चलाए थे, बिल्कुल सही बात है भाई। अजय प्रिय द्रुम के नाम से सिक्के चलाते हैं, अजय प्रिय द्रुम के नाम से सिक्के चलाते हैं कौन? अजय राज। अपनी पत्नी थी सोमल दे, और सोमल दे के नाम पे क्या चलाते हैं? सिक्के चलाते हैं। ये अर्णोराज के पुत्र थे? नहीं भाई, अजय राज का खुद का पिता, खुद का बेटे का क्या नाम था? अर्णोराज था। अजय राज तो अर्णोराज के क्या थे? पिताजी थे। 1133 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। 33 के बाद में अर्णोराज को क्या बनाते हैं? शासक बनाते हैं अजमेर का। ठीक है, तो अर्णोराज तो क्या थे? इसके बेटे थे। लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। इन्होंने गर्जन मार्तंग की उपाधि ग्रहण की थी, बिल्कुल सही बात है। गर्जन मार्तंग की उपाधि ग्रहण करते हैं, क्योंकि गर्जन मार्तकों को क्या कराया था? इन्होंने हराया था। क्लियर है सबको? चले आगे। अर्णोराज चौहान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्णोराज चौहान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा, आपका अजमेर के चौहान वंश का एक राजा कंप्लीट हो रहा है, तो क्वेश्चन देख लेना कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आपके लिए। अर्णोराज ने 1135 में, देखो होता क्या, तुर्क आक्रमण करते हैं अजमेर के ऊपर, और अर्णोराज वहां पे इतना भयंकर युद्ध लड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि वहां की धरती है ना, वहां की धरती में खून रम गया था, और उन खून को, तुर्कों के खून को खुदवा कर बाहर निकालने के लिए वहां पे गड्ढा खोदे गए। वहां से जमीन हटाएगी, तो जमीन हटाई गई तो इतना गहरा था वो कि वहां पे एक झील का निर्माण हो गया। और वो झील कौन सी थी? अन्ना झील थी। और वो कब की बात है भैया? 1113 की, 1135 की बात है। तो तुर्कों को हराकर कौन सी झील का निर्माण कराया था? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये अन्ना सागर झील है, ये युद्ध स्थल पर बनी हुई झील है, युद्ध स्थल पर बनी झील है भाई ये। क्लियर है? देव घोष और धर्म घोष इनके क्या थे? दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही बात है भाई। सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं आपके। समझ में आ रहा है सबको? सारे लोग थम्स अप करके बताएंगे, समझ में आ रहा है सबको? अगला क्वेश्चन देखेंगे। विग्रहराज चतुर्थ के चौहान के बारे में, विग्रहराज चतुर्थ चौहान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना भाई। यही सत्य और असत्य के कथन आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा कथन है सत्य नहीं है? दशरथ शर्मा ने इनके काल को स्वर्ण काल बताया। भैया जहां पे भी स्वर्ण काल की बात आएगी, स्वर्ण काल की जहां बात आएगी, कौन बताएगा? दशरथ शर्मा जी का यही काम है कि सभी के काल को स्वर्ण काल बताना। ठीक है, आगे भी आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे, है ना, इनमें सब में स्वर्ण काल बताया, जैसे कुंभा के स्वर्ण काल बताया, सांगा के स्वर्ण, तो सारे जो है स्वर्ण काल बताता, वो कौन बताया? दशरथ शर्मा जी बताते हैं। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख लगवाया था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वहां पे अशोक का क्या लगा है आपका? शिलालेख लगा है। और उस जगह उसके जस्ट नीचे किसका लगा हुआ है? विग्रहराज चतुर्थ का क्या लगा हुआ है? शिलालेख। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली शिवालिक स्तंभ बोलते हैं। इसने दिल्ली जीत लिया था, इसने दिल्ली तक अपना राज्य फैला लिया था, और दिल्ली को हरा के वहां पे क्या लगा देता है? एक क्या लगा देता है आपका? शिलालेख लगा देता है। तो उसको बोलते हैं दिल्ली शिवालिक अभिलेख। क्लियर है? कौन लगवाता है? विग्रहराज चतुर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है चौहान वंश में। इन्होंने हरिकेली नामक ग्रंथ लिखा था, बिल्कुल हरिकेली नामक एक नाटक लिखते हैं ये। हरिकेली एक क्या है? नाटक है, सॉरी हरिकेली नहीं होगा, हरकेली है भैया। ये क्या है? हरकेली नाटक है, हरि नहीं है, इसको करेक्शन करके हरकेली करो, है ना। हरकेली नाटक है। कौन सा नाटक है? हरकेली। हर भगवान शिव के लिए यूज में लिया जाता है, और हरि विष्णु के लिए, तो ये शिव के भक्त थे, इसलिए हरकेली नाटक लिखा था इन्होंने। क्या लिखा था? हरकेली नाटक। चले आगे। अगला क्वेश्चन है कि कंठाभरण, कंठभरण जो आपकी क्या है पाठशाला है, ये कहां पे है? तो भैया ये भैया अजमेर के अंदर है। और ये कंठभरण पाठशाला का जो निर्माण है वो आपके विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। तो कंठाभरण जो नामक संस्कृत पाठशाला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। आगे चलें, चलिए भैया। फिर देखो विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पे क्या होता है? आक्रमण होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, और उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करके जो पाठशाला जिसका निर्माण किसने कराया था?
विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था उसको तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े का क्या करवा देते हैं, वो निर्माण करवा देते हैं। और जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये पंजाब सा की पीली जो मस्जिद है उसके सामने और उर्स, वहां पे उर्स लगता है। उस उर्स का जो समय काल है वो है आपका 2.5 दिन, यानी 2.5 दिन का क्या लगता है वहां पे उर्स लगता था पंजाब सा का। और उस 2.5 दिन के उर्स की वजह से जो मस्जिद का नाम क्या पड़ गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया था। और दूसरा रीजन ये भी मिलता है कि भाई इस जो मस्जिद का निर्माण है वो 2.5 दिन में हुआ है। 2.5 दिन में इस मस्जिद का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 2.5 दिन। लेकिन ऊपर वाला ज्यादा थोड़ा सा क्या माना जाता है, सही माना जाता है कि भाई यहाँ पे जो पंजाब शाह जो क्या थे उनके जो उर्स लगता है, मेला लगता है, वो 2.5 दिन का लगता है, इसलिए इसको क्या बोलता था, 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर है? हाँ। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनी गई कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाकर क्या बना दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। आगे चले, ललित विग्रहराज किसकी रचना है, बता दो भाई। ललित विग्रहराज किसकी रचना है, तो भैया सोमदेव की रचना है। किसकी रचना है, सोमदेव की रचना है। विग्रहराज चतुर्थ के कवि हुए थे सोमदेव, और उन्होंने एक रचना लिखी थी ललित विग्रहराज। कौन सी रचना लिखी है, ललित विग्रहराज रचना लिखी है। ठीक है, हाँ चलिए। इस ललित विग्रहराज में विग्रहराज चतुर्थ और इनकी एक पत्नी हुआ करती थी देसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ और देसलदेव की प्रेम कहानी लव स्टोरी के बारे में है ना। तो देख लो, राजा ने अपनी लव स्टोरी भी अपने लेखों से लिखाई है, और उस लव स्टोरी का क्या नाम है, ललित विग्रहराज। किसने लिखी है, सोमदेव ने। अगला क्वेश्चन है, विसल देव और कवि बांधव की किसकी उपलब्धि है। देखो टोंक जिला है, उसके अंदर एक जगह पड़ती है बिसलपुर, जो जयपुर में जो पानी की सप्लाई होती है वो बिसलपुर बांध से होती है। तो बिसलपुर बांध जिस जगह पे बना वो बिसलपुर है। बिसलपुर गांव किसने बसवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने बसाया था। और उस बसाने के कारण, उस शहर को बसाने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया था, बिसलदेव। ठीक है, कवि बांधव, कवियों का बंधु, कवियों का भाई। इसके दरबार में बहुत सारे कवि थे। ठीक है, और ये कवि भाई की तरह मानता था, इसलिए विग्रहराज चतुर्थ का एक नाम क्या पड़ जाता है, कवि बांधव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। चलें आगे, चलिए आगे। चलो भाई, किस चौहान ने मुख्य रूप से सुहेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किया। अपनी पत्नी सुहाग देवी के नाम पे एक मंदिर का निर्माण करवाता है चौहान शासक, जिसका नाम है सुहेश्वर महादेव मंदिर। और वो राजा पृथ्वीराज सेकंड। कौन था, पृथ्वीराज सेकंड क्या करता है, पृथ्वीराज सेकंड क्या करता है, अपनी पत्नी सुहाग देवी के नाम पे एक मंदिर का निर्माण करवाता है, और वो मंदिर का नाम क्या है, सुहेश्वर महादेव मंदिर। चलें, चलें भाई आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महोबा के युद्ध में के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। देखो महोबा का युद्ध, महोबा प्रताप का एमपी में, महोबा के युद्ध के बारे में 1182 के अंदर पृथ्वीराज तृतीय क्या करता है, परमार्दी चंदेल के विरुद्ध क्या करता है, लड़ाई करता है। परमार्दी चंदेल के विरुद्ध क्या करता है, ये लड़ाई करता है। कौन, पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड, इसके पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर। तो परमार्दी चंदेल और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में ये युद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका नाम, अन्य नाम तुमुल का युद्ध भी है, बिल्कुल सही है। तुमुल एक जगह, वहां पे उसके नाम पे इसका क्या नाम पड़ता है, परमार्दी चंदेल की विजय नहीं भाई, पृथ्वीराज तृतीय क्या हुआ था, इसमें विजय हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड की क्या होती है, विजय होती है। ठीक है, हाँ जी, पृथ्वीराज तृतीय क्या होती है, इसमें विजय होती है। 1182 में लड़ा गया था महोबा का युद्ध, परमार्दी चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। तुमुल का युद्ध भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध सीटी में छप गया। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी अटैक करता है पृथ्वीराज तृतीय के समय काल में 1191 के अंदर। पहला युद्ध करता है 1191 के अंदर। दूसरा युद्ध करता है, तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है, 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजय होता है, दूसरे युद्ध में कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी जीतता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहां से। दूसरे युद्ध में कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी। और उसी के समय के में अपने राजस्थान के अंदर
क्या हो जाते हैं, तुर्कों का आगमन हो जाता है, गौरी वंश की स्थापना हो जाती है। इससे पहले भगा भगा के मारा था इन्होंने तुर्कों ने, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ने भी क्या भाई, बहुत ज्यादा एक साल में इसको समय नहीं दिया था पृथ्वीराज को अपनी युद्ध नीति अपनाने के लिए। मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया था वैसे तो, लेकिन अपने राजाओं की क्या होती थी, खास बात होती थी कि क्षमादान देते थे। पृथ्वीराज को दरबार में पेश किया गया मोहम्मद गौरी को, बोले बताओ कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मोहम्मद गौरी दंडवत होके बोलता है कि भाई साहब छोड़ दो, एक बार मुंह ही नहीं करूंगा राजस्थान की तरफ। बोले पक्की बात है, बोले पक्की बात है। होता क्या, वहां से पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज उसको छोड़ देते हैं मोहम्मद गौरी को। लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी है वहां से निकलता है दरबार से, और निकल के एक जगह पड़ती है बाहर हरियाणा के पास, और हरियाणा में जाके वहां पे क्या कर लेता है, हरियाणा तराइन से थोड़ा सा आगे जाके वहां बॉर्डर के ऊपर क्या कर लेता है, अपनी टेंट वगैरह गाड़ लेता है। और बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी है वो उस टाइम राजा नहीं था, उसके चाचा राजा थे। उसने बताया कि भाई देख, मैं यहाँ से हार के जा रहा हूँ, मेरा वहां से ये लेटर आया है कि तू दिख मत जाना, मेरे देश से लेटर आया कि तू इस देश में दिख मत जाना, वरना क्या कर देंगे, मार देंगे, क्योंकि तू हार के आ रहा है। तो पृथ्वीराज ने सोचा कि चलो ठीक है, बोले मैं 5-7 महीने यहाँ रुकूंगा, थोड़ा मामला ठंडा हो जाने दो, उसके बाद में मैं कहाँ चला जाऊंगा, मेरे देश चला जाऊंगा। पर पृथ्वीराज ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उसने 1 साल का टाइम दे दिया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी वापस से पूरी प्लानिंग करता है। पृथ्वीराज चौहान अपनी अलग अलग जगह सेना भेज देता है, लेकिन मोहम्मद गौरी अच्छा मौका पाकर क्या कर देता है, 1192 में दोबारा अटैक कर देता है, और दोबारा अटैक करने से पृथ्वीराज की सारी सेना अस्त व्यस्त हो जाती है, और पृथ्वीराज तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है। तो ये तराइन का सेकंड युद्ध कौन जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। आगे देखें, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, अरे भाई याद करवा दें, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय याद करवा दे क्या, विजय विजय, जय के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, जय, तो जयानक, जय के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, जय, तो क्या आ जाएगा, जयानक। चंद्रप्रदय की कौन सी रचना है, पृथ्वीराज रासो, क्या रचना है, पृथ्वीराज रासो। याद कैसे करेंगे, चंद्र आ रहा है, इधर भी आ रहा है, रासो चंद्र, रासो चंद्र, हो जाएगा याद है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, राय पिथोरा और दल पुंगल किसकी उपाधि है, बताओ भाई। राय पिथोरा और दल पुंगल, दल को जीतने वाला और राय पिथोरा, देखो राय पिथोरा एक शहर का बसाता है, कौन, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय क्या बसाता है, एक शहर बसाता है राय पिथोरा, इसलिए उसकी उपाधि क्या पड़ जाती है, राय पिथोरा। और दल पुंगल, ये दलों को जीतने वाला, दुश्मन के दल को जीतने वाला, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों राय पिथोरा और दल पुंगल पृथ्वीराज तृतीय की क्या है, उपाधि है। ये आपका क्या था, अजमेर का चौहान। अभी देखो अजमेर के चौहान से ही लास्ट में क्या होता है, पृथ्वीराज के द्वितीय युद्ध के बाद में यहाँ से भाग के चला जाता है, और वहीं से एक लास्ट राजा होता है हरिराज, और हरिराज के समय जो चौहान वंश आपके अजमेर के वो क्या हो जाते हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं। ये बताया जाता है कि गोविंद राज जो आपका राजा था, उसके चाचा थे हरिराज, ठीक है, हाँ, और उसके चाचा हरिराज ने गोविंदराज को वहां से हटा दिया था। अब गोविंदराज को जैसे हटाता है तो गोविंदराज भाग के कहाँ चला जाता है, रणथंबोर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, रणथंबोर, अपने चौहान वंश की स्थापना कर देता है। तो जो हरिराज है वो क्या करता है, अब अजमेर का राजा बनेगा, और अजमेर के राजा बनने के कारण उसने दिल्ली पे आक्रमण किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज को इतना भयंकर तरीके से हराता है कि हरिराज वापस आता है अजमेर, अजमेर आके क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे अजमेर के चौहान की क्या हो गई, शाखा खत्म हो जाती है। जो गोविंदराज अजमेर से भागकर रणथंबोर आया था, वही अब रणथंबोर में किसकी स्थापना करेगा, चौहान वंश की स्थापना करेगा। तो अगला क्वेश्चन वही है कि रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपके थे गोविंदराज। अजमेर वाले कौन थे, अजमेर के थे वासुदेव, सांबर के पूछ ले चाहे अजमेर के पूछ ले, एक ही बात है, वासुदेव। और रणथंबोर के कौन थे, वो थे आपके गोविंदराज। याद करवा दें इसको भी, रणछोड़ किसका नाम है, रणछोड़ किसका नाम है, भगवान कृष्ण का है। और भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं, गोविंद, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, तो गोविंद रण, गोविंद रण, गोविंदराज। और गोविंद यानी कृष्ण, भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम क्या था, वासुदेव। तो ये अजमेर के संस्थापक कौन हो गए, वासुदेव, और रणथंबोर के कौन हो गए, गोविंदराज। हो जाएगा याद है, हो जाएगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना किसने कर दी, गोविंदराज ने। अगला क्वेश्चन क्या है अपना,
रणथंबोर के किस चौहान ने 32 वर्षों तक शासन किया था? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 वर्षों तक शासन करने वाला शासक था, वो कौन था? जेत्र सिंह। कौन था? जेत्र सिंह। रणथंबोर के अंदर 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी। और जेतर सिंह का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था हमीर। राणा हमीर, सॉरी राणा हमीर नहीं, हमीर था। कौन था? हमीर। और हमीर अपने पिता जेतर सिंह की 32 सालों के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनाता है। कहां पे? रणथंबोर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जेतर सिंह ने कितने सालों तक शासन किया था? 32 सालों तक शासन किया था। चले आगे। चलो, निम्न में से हमीर के बारे में सत्य नहीं है। राजा जो हमीर था रणथंबोर के चौहान, जो जेतर सिंह का बेटा था, इसके बारे में सत्य कथन नहीं है, वो बताना है। उन्होंने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। भाई बहुत सही आंसर है। राजस्थान का प्रथम साका इनके समय में हुआ था। बिल्कुल 1301 के अंदर प्रथम साका होता है। और इनकी पत्नी रंग देवी, पत्नी तो कौन है? रंग देवी। ये क्या करती है? जौहर करती है। और बेटी देवल दे, ठीक है, देवल दे है वो, उसने क्या किया था? जल जौहर किया था। ठीक है, पदम तालाब में कूदकर। कौन से तालाब में कूदकर? पदम तालाब में कूदकर बेटी देवल दे ने क्या किया था? जौहर किया था। ऐसा बताया जाता है, कैसा बताया जाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे 1301 में आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंबोर पर अटैक करता है। और अटैक करता है तो वो किले को घेर लेता है अच्छे से। और घेर कर अंदर बैठे कौन? आपके राजा हमीर और इनकी पत्नी रंग देवी। देवल दे उस टाइम में बालिग नहीं हुई थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ऐसा बताया जाता है कि कुंवारी जो होती थी पहले राजा महाराजाओं के अंदर, चौहान वंश की प्रथा थी कि जब कोई लड़की अगर क्या है, अविवाहित है या कुंवारी है, वो क्या नहीं कर सकती? जौहर नहीं कर सकती। तब जो आपका जो हमीर था उसने बताया कि भाई अगर हम इस देवल दे की शादी भी नहीं हुई अभी तक, अगर हम दोनों क्या कर लेंगे? जौहर केसरिया सॉरी साका कर लेंगे, तब देवल दे को ये उठा के ले जाएंगे। तो राणा हमीर रोने लग जाते हैं। और पत्नी रंग देवी और जो कौन थे हमीर, दोनों आपस में बात कर रहे थे। ये बात कौन सुन लेती है? देवल दे सुन लेते कि भाई अपने जो पापा हैं वो मेरी वजह से क्या नहीं कर रहे? साका नहीं कर पा रहे हैं, युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो देवल दे क्या करती है? देवल दे पीछे अपने महल के पीछे क्या एक तालाब था जिसका नाम था पदम तालाब, और उसमें कूद कर क्या दे देती है? जान दे देती है। उसके बाद में ये बताया जाता है कि हमीर इतने भयंकर तरीके से लड़ता है कि 50% सेना को मार देता है ना, केसरिया रंग धारण करके, केसरिया सापा धारण करके, और युद्ध में उतरता है। तो ये देवल ने क्या है? जल जौहर किया था। वैसे जौहर जल जो होता ही नहीं है, जौहर तो अग्नि होती है। लेकिन यहाँ पे जल के अंदर ये गाइड वालों ने छापना स्टार्ट कर दिया, तो यही पढ़ते हैं कि जल जौहर किसने किया था? पहला जल जौहर किसने किया था? देवल ने किया था। कौन से तालाब में कूदकर? पदम तालाब में कूदकर। चले आगे। 17वां युद्ध यही था। अलाउद्दीन खिलजी का जो 17 युद्ध में से 16 युद्ध जीते थे। 17वां युद्ध जो हारे थे ना, वो यही था 1301 वाला। तो राजस्थान का पहला साका यही हुआ था। कहां पे? रणथंबोर के किले में। पत्नी रंग देवी और बेटी ने क्या किया था? जल जौहर किया था। बिल्कुल सही बात है। रणमल और रतिपाल इनके सेनापति थे भाई। रणमल और इनके सेनापति थे किसके? हमीर के। इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसी तरह रणमल और रतिपाल ने इनके साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। रणमल और रतिपाल ने क्या किया था? गेट खोल दिए थे। और इन्होंने क्या किया था? इनके साथ धोखा किया था। श्रृंगार हार किसकी रचना है? हमीर की रचना है भाई। श्रृंगार हार किसकी रचना है? हमीर की रचना है श्रृंगार हार। चले आगे। अगला क्वेश्चन, नाडोल के चौहान वंश, नाडोल के चौहान वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके संस्थापक लक्ष्मण राज थे। लक्ष्मण राज ने 960 में कुलदेवियों के 960 में कुलदेवी आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नाडोल के कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान वंश की स्थापना की थी। सभी कथन सत्य है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। चारों कथन सत्य हैं भाई। देखो, अगर नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक पूछे तो कौन थे? लक्ष्मण राज। लेकिन नाडोल के ही लक्ष्मण राज के ही क्या थे? पीढ़ी के थे कीर्तिपाल।
जो जालोर में जाके किसकी स्थापना करते हैं, जालोर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। 960 ईस्वी में कुलदेवी आशापुरा माता मंदिर का निर्माण नाडोल के अंदर किसने करवाया था, तो लक्ष्मण राज ने करवाया था। इसलिए जो चौहान वंश थे उनकी कुलदेवी भी कौन थी, आशापुरा माता थी। बड़ौंज में किसने करवाया था, गोविंद ने। ठीक है, सॉरी विग्रहराज ने, विग्रहराज सेकंड ने क्या करवाया था, बड़ौंज में करवाया था। आगे चले भाई। बूंदी में किस शासक वंश की चौहान की शाखा थी, चौहान वंश था भाई बूंदी में। और हाड़ौती वाले क्षेत्र में हाड़ा चौहान थे, कौन थे, बूंदी कोटा झालावाड़, इनमें कौन थे, हाड़ा चौहान थे। इन्हीं हाड़ा चौहान की वजह से, हाड़ा चौहानों की वंश से ही वहां पे बूंदी और कोटा वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। चौहान वंश की एक शाखा थी हाड़ा चौहान। आगे चले। किस अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, अरे भाई बूंदी का नाम वृंदावती किस अभिलेख में मिलता है, तो रणकपुर जैन प्रशस्ति है, उसके अंदर क्या मिलता है, रणकपुर जैन प्रशस्ति कहाँ पे है, पाली में। तो यहाँ पे इस अभिलेख में क्या मिलता है, इनका नाम क्या मिलता है। आगे चले। बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक कौन था, भाई बताओ। बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक कौन था, देवा हाड़ा था, जेता हाड़ा था, सुरजन हाड़ा था, बरसिंह था, कौन था बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवा हाड़ा हो जाएगा भैया। जेता मीणा को हरा कर 1241 के अंदर जेता मीणा को हराकर 1241 में जेता मीणा को हराकर और देवा हाड़ा क्या बनाता है, बूंदी के अंदर हाड़ा वंश यानी चौहान वंश की स्थापना करता है। तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, देवा हाड़ा। तो पहले ये पूछ ले कि भाई बूंदी में पहले किसका शासन था, जयपुर में पहले मीणाओं का शासन था, और यहाँ पे भी किसका शासन है, बूंदी में भी मीणाओं का शासन था। बिल्कुल संदीप, मंजिल सामने बैठी है, बस हमें तो छूना ही है ना। हाँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। क्या करता है मंजिल मंजिल, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, गुड इवनिंग। चले आगे। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, बताओ भाई। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे, बैसे बरसिंह, बैसे बूंदी। 1354 के अंदर क्या बनाता है ये, बूंदी का तारागढ़ किला बनाता है। और ये अपने भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ये भी आप इंपोर्टेंटली याद रख लेंगे। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा किला, बूंदी का तारागढ़ किला। और यही बूंदी का क्या था, तारागढ़ किला था, जिसके लिए कुंभा ने अपनी जान दे दी थी, है ना, अपनी जान दे दी थी, किसके लिए, नकली बूंदी के गढ़ के लिए, याद है क्या, कि नकली गढ़ दीदो नहीं। चले आगे। चलो, द्वारिका में रणछोड़ दास मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो रणछोड़ दास मंदिर का निर्माण करवाया था द्वारिका में, वो करवाया था सुरजन हाड़ा ने, किसने करवाया था, सुरजन हाड़ा ने करवाया था, सुरजन हाड़ा। बूंदी के किस शासक ने 1569 में अकबर के साथ संधि की थी, तो सुरजन हाड़ा ही करते हैं। अकबर के साथ संधि कौन करते हैं 1569 में, बूंदी के सुरजन हाड़ा ही क्या करते हैं, अकबर के साथ संधि करते हैं भाई। आगे चलें। चलो भैया। कोटा के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, माधो सिंह। और कोटा के किले का नाम भी क्या है, माधोगढ़, जहां पे राजस्थान के एकीकरण का क्या हुआ था, कौन सा चरण हुआ था, बताओ कमेंट करके। माधोगढ़ के कौन से, सॉरी आपके राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में माधोगढ़ किले में उस चरण का उद्घाटन हुआ था, बताओ। तो कोटा के चौहान वंश की स्थापना कौन करता है,
बताओ, आगे चलें। कोटा के किस शासक ने अबिली मेहड़ी के महल का निर्माण करवाया था? तो वो राजा थे मुकुंद सिंह। कौन से राजा थे? मुकुंद सिंह। बताओ होता क्या है, देखो मुकुंद सिंह राजा थे उस टाइम। अबिली महड़ी जो यहाँ पे जो मुकुंदरा हिल्स आपकी पहाड़ियां हैं वो भी इन्हीं के नाम पे है। यहाँ पे मुकुंदरा आपका जो क्या अभ्यारण्य है वो भी इन्हीं के नाम पे है। तो मुकुंद सिंह राजा इंपॉर्टेंट हुए हैं कोटा के। ठीक है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां किन के नाम पे है? मुकुंद सिंह के नाम पे है। और इंपॉर्टेंट पहाड़ियां है मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो किस में पड़ती हैं? कोटा में। जो आपके मुकुंदरा जो आपका हिल्स है, मुकुंदरा जो आपका टाइगर रिजर्व है, या मुकुंदरा जो अभ्यारण्य है वो किसके नाम पे है? इन्हीं के नाम पे है। और ये मुकुंद सिंह था, ये युद्ध करता है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। और अलाउद्दीन खिलजी के सामने धर्मत के युद्ध में क्या हो जाता है? ये मर जाता है। सॉरी, औरंगजेब के सामने, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, औरंगजेब के सामने धर्मत का युद्ध करता है। और धर्मत के युद्ध में मुकुंद सिंह की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। चले आगे, चलो। कोटा के साहसी भीम सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भीम सिंह जी, अगला क्वेश्चन है। कोटा के साहसी राजा भीम सिंह, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ। बताओ। ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी अनुयायी थे, क्या बात सही है? देखो, बूंदी के एक राजा हुए थे बुद्ध सिंह। बूंदी के एक राजा हुए थे बुद्ध सिंह। और उन बुद्ध सिंह की देखो एक चीज और लिखा देता हूं मैं। बुद्ध सिंह राजा कौन हुए थे बूंदी के? बुद्ध सिंह। कौन किसके राजा थे? बूंदी के हाड़ा चौहान के राजा थे बूंदी के बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह की एक प्रसिद्ध किताब भी आती है, नेहतरंग। कौन सी किताब आती है? नेहतरंग। इस बुद्ध सिंह से ये लड़ाई करते हैं, किसके कहने पे? एक मुगल बादशाह हुए थे फ्रुक्सियर। और फ्रुक्सियर के कहने पे किससे लड़ाई करते हैं? ये बूंदी के राजा बुद्ध सिंह के साथ लड़ाई करते हैं। एक चीज ये भी याद रख लेंगे इसमें। दूसरी बात, इसने बताया कि ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, बिल्कुल कृष्ण भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते थे, वल्लभ संप्रदाय को। और इनका नाम इसलिए, इनका दूसरा नाम क्या रख लेते हैं? कृष्णदास रख लेते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कोटा का नाम तो क्या रख दिया था? नंदग्राम, कि भाई किससे संबंधित है? कृष्ण जी से संबंधित है। शेरगढ़ बारा का नाम क्या रख दिया था? बरसाना, ये भी किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो ये कृष्ण जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, है ना? कृष्ण जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। और उन्होंने नाम चेंजिंग, जैसे आज भजनलाल करते हैं ना, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, कल के जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें भाई साहब भजनलाल जी ने पता नहीं क्या ट्रेंड चला रखा है यार। भजनलाल जी की बात नहीं, मोदी ने नहीं पता नहीं क्या ट्रेंड चला रखा है। उधर तो योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ चेंज कर रहे हैं, इलाहाबाद का नाम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी राजस्थान में भजनलाल जी नाम चेंज करने में लगे हुए हैं। वो बताया कि कोटा का नाम, सॉरी इसका जहाजपुर का नाम यज्ञपुर कर दिया गया है। कामा का नाम काम नगर कर दिया गया है ना? पता नहीं क्यों क्या हो चल रहा है, क्यों कर रहे हैं चेंज। अब वैसे तो सही है यार, ये खुद चेंज तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वो लिस्ट आई थी ना, कि भाई वसुंधरा वसुंधरा राज्य के नाम पे चेंज होके, वसुंधरा राज्य का नाम चेंज होके मुख्यमंत्री की जगह पे और भजनलाल हो गया है। उसी दिन सारा सिस्टम चेंज हो गया था। और पता नहीं क्या हो जाएगा अब, क्या हो जाएगा? कामा का नाम कामनगर करने से क्या हो जाएगा? बताओ। बस कुछ नहीं है, बस स्कूल वाले अपने नाम चेंज कर लेंगे। 5 हजार बस बिजी रखो, कलेक्टर लग जाएंगे इधर नाम करने चेंज करने में, एसडीएम लग जाएंगे, क्या मतलब है? बस बिजी रखना है सबको। ऐसे विकास दिख, और इतना प्राउडली वो अनाउंस कर रहे थे उस टाइम, ऐसे हाथ पीछे लगे, ऐसे प्राउडली क्या किया था उन्होंने नाम चेंज? बताओ। आबू का नाम आबू राज कर दिया, क्या मतलब है? आबू रहता तो क्या गलत बात है? ज्यादा स्पेस हो लेगा तो कोई सेंस नहीं है। वैसे ये अपने भजनलाल जी हैं, क्या भीम सिंह जी, ये बस नाम चेंज करने में लगे हुए हैं। इधर नंदग्राम कर दिया कोटा का नाम, और शेरगढ़ का नाम क्या कर दिया? बरसाना कर दिया था। और ये कोटा के अंतिम शासक थे? बिल्कुल नहीं, कोटा के अंतिम शासक नहीं थे। तो इनका चौथा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कोटा के इसके बाद में तो उमेश सिंह जी, किशोर सिंह जी बहुत हुए हैं। तो अंतिम शासक राम सिंह नहीं है अभी, है ना? चले आगे। कोटा के किस शासक ने बूंदी का नाम फरुखाबाद किया था? वो नाम चेंज करने वाला ट्रेंड किसका दिया हुआ है? भीम सिंह जी का ही नियम। एक ही नाम राशि है, वो भजनलाल जी हैं और ये भीम सिंह जी हैं, बस बह वैसे ही है दोनों। चले आगे। कोटा के किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य मंगरोल का युद्ध कब हुआ था?
मंगरोल का युद्ध, अरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर सिंह और जालिम सिंह झाला, देखो बताया ये जाता है कि कोटा है ना, कोटा और ये जालिम सिंह झालावाड़, वहां पे पहले एक सामंत क्या हुई थी, जागीर हुआ करती थी। झालावाड़ क्या होती थी, एक जागीर हुआ करती थी। ठीक है। और ये जो झालावाड़ के जितने भी सामंत है ना, ये सामंत, ये जागीर किसकी हुआ करती थी, कोटा की जागीर हुई थी। यानी कि कोटा वाले राज्यों के सामंत कौन होते थे, झालावाड़ वाले झाला हुआ करते थे। तो जालिम सिंह जो झाला थे, ये क्या कर देते हैं, अंग्रेजों की सहायता से यहाँ पे क्या कर देते हैं, विरोधाभास कर देते हैं कि भाई आज के बाद में हमें क्या चाहिए, अलग क्या चाहिए, अपनी रियासत चाहिए। तो किशोर सिंह जी को ये बात पसंद नहीं आई। किशोर सिंह सेकंड यहाँ पे युद्ध करते हैं, और जब युद्ध करते हैं तो उस युद्ध का नाम पड़ता है मंगरोल का युद्ध। किसका युद्ध पड़ते हैं, मंगरोल का युद्ध। मंगरोल एक जगह पड़ रही है, कब होता है देखो, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। किशोर, जब आदमी किशोर हो जाता है, किशोर कब होता है भाई, जब 18 या 21 साल की उम्र पार कर लेता है ना। 21 साल का किशोर आदमी है एकदम, और उसने जलम जुलम कर दिया, क्या कर दिया, जुलम कर दिया। किशोर ने जुलम कर दिया। जुलम कब होता है, वो क्या करता है, किशोर है वो जाता है किसके पास, जालिम आदमी के पास जाता है, अपनी उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, है ना। एक जालिम आदमी होता है और उसकी बेटी के पास क्या जाता है, हाथ मांगने के लिए जाता है। और किशोर क्या बोलता है कि देखो पापा जी, बोले पहले बता पापा जी क्यों बोला, बोले मैं इसलिए बोला, समझो तो बात तो सुनो, बोले बता, बोले देखो मैं हो गया 21 साल का, मैं कितने का हो गया, 21 साल का, और जालिम जी जो आपकी बेटी है ना वो हो गई 18 साल की। तो किशोर जो लड़का था, वो जालिम बाप के पास जाता है उसकी 18 साल की बेटी के हाथ मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए, हाथ मांगने के लिए। कितने साल का था, 21 साल, क्योंकि शादी तो 21 साल और 18 साल में हो सकती है। लड़की थी 18 साल की, लड़का था 21 साल का। जैसे ही बालिग हो गए, बोले हम अब किस में अपना विवाह जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। तो किशोर जो लड़का था वो जालिम बाप के पास जाता है, 18 साल की लड़की है, खुद 21 साल का है, क्या मांगने जाता है, हाथ मांगने जाता है, और जाके बोलता है कि मैं मांग भरूंगा रोड़ी से। मांग किससे भरूंगा, रोड़ी से। किसकी भरूंगा, अपनी बेटी की। तो मांग भरूंगा रोड़ी से, तो मंगरोल कौन गया था, किशोर किसके पास गया था, जालिम के पास, है ना, जालिम बाप के पास गया था किसी लड़की के। तो बोला कि तेरी लड़की 18 साल की, मैं 21 साल का, दोनों का ब्याह करवा दो। तो 18-21 मतलब 1821 के अंदर उसने रोड़ी की मांग भरने की क्या की थी, उम्मीद की थी। किसने, किशोर ने, किसके साथ, जालिम बाप के साथ। ओ बाप बोले इधर आ, बिन जालो देर बुलायो, क्या बुलायो, जाला दे की बुलाता है। बोले तू जो कोट पहन के है ना, जो तो ब्याड़ो कोट पहन के निकाल दे डई और जातो रहे। ठीक है। तो कोट मतलब कोटा, और जालादेर बुलाया मतलब झालावाड़। तो झालावाड़ है, जालिम बुलायो ना, जाला देखिए जालिम बाप। तो जालिम सिंह हो वो झालावाड़ को हो, मंगरोल को इधर रोड़ी बनू मांग, 18 साल की लड़की 21 साल को लड़को। आ जाएगी की ट्रिक समझ में, अरे कमेंट करके बताओ। तो बताओ, वो एक लो आदमी गयो हाथ मांगने, और जालिम को पूरा परिवार बैठो तो थपड़ा दे, थपड़ा ही थपड़ा दे के, थपड़ा ही थपड़ा दे के वो कोट पाट गिरो। कोट पाट गिरो मतलब जीत, जीत किसकी होती है यहाँ पे, जालिम सिंह जी की जीत होती है 1821 में। 1821 में किसकी जीत होती है, जालिम सिंह की, मंगरोल युद्ध में। चले आगे। अब देखो, इसके बाद में एक राजा आते थे, राम सिंह सेकंड। और राम सिंह सेकंड भाई जाते हैं अंग्रेजों के दरबार में, बोले भाई साहब देखो हम हमारे अलग रियासत चाहिए, हम इसे लड़ लड़ के, मेरे बोले पापा ही लड़ लड़ के मर गया। तो बोले एक काम करो, एक काम करो, तो बोले अलग अलग हो जाओ दोनों जना। अंग्रेज बोलिया अलग अलग हो जाओ, बोले थे अलग रियासत बना दी। तो झालावाड़ एक अलग रियासत बना दी, कोटाओं अलग करके झालावाड़ एक रियासत बनती है 1838 में, सॉरी 1831 में। कब बनती है, अरे 31 में नहीं, 21 में, सॉरी 38 में बनती है। कब बनती है, 1838 में। 1838 में अलग रियासत हो जाती है कोटा। कोटा का बंटवारा हो जाता है और क्या बन जाती है, झालावाड़। तो झालावाड़ राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत है। अंतिम रियासत कौन सी है राजस्थान की, तो आपकी झालावाड़ है। कौन सी है, झालावाड़। चले आगे। सिरोही में किस चौहान वंश की शासन था, सिरोही में देवड़ा चौहान। सिरोही में कौन थे, देवड़ा शासक थे, देवड़ा चौहान। और देवड़ा चौहान का स्थापना, अब देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बताओ। सिरोही के चौहान वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिरोही के चौहान वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है भाई, नहीं पूछा है। इसका संस्थापक लुम्बा चौहान था, बिल्कुल सही था, लुम्बा देवड़ा ही थे। उसके बाद 1311 में परमारों को हराकर चंद्रावती को राजधानी बनाया था, बिल्कुल ये बात भी सही है। 1425 में सहसमल ने सिरोही की स्थापना की थी, बिल्कुल ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। सहसमल देवड़ा ने 1425 में सिरोही की स्थापना करता है और अपनी राजधानी बनाता है। सुरतन देवड़ा नहीं, ये अंतिम शासक नहीं था। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो संस्थापक कौन था इसका, लुम्बा देवड़ा था। 1311 में जो परमार है उनको हराता है, और चंद्रावती जो सिरोही का पुराना नाम था उसी को क्या बना लेता, अपनी राजधानी बना लेता। उसके बाद में सहसमल ने 1425 के अंदर क्या कर लेता है, सिरोही की स्थापना कर देता है, और किसको बना देता है, सिरोही को राजधानी बना लेता है। आगे चलें। जालोर का किला किस पर्वत पर स्थित है, बताओ। वो अपनी सोनगिरी पहाड़ी पे, किस पे, इसलिए जालोर के चौहान वंश उनको बोला जाता है सोनगरा चौहान। कौन सा चौहान बोला जाता है, सोनगरा चौहान। सोनगिरी पहाड़ी की वजह से इनको क्या बोला जाता है, सोनगरा चौहान बोला जाता है। जालोर के किस चौहान शासक, वो आ गया आपका सोनगरा, सोनगरा चौहान के कहते हैं शासन था यहाँ पे। आगे चले भाई। चलो, जालोर के बारे में कौन सा ऐतिहासिक कथन असत्य है, भाई साहब लगा दो इंपॉर्टेंट, पूरा इतिहास समझ में आएगा जालोर का। जालोर के बारे में कौन सा ऐतिहासिक कथन असत्य पूछा है ना। जाबाली के कारण जालोर को बिजोलिया अभिलेख में जाबोलीपुर कहा जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे जाबाली ऋषि हुआ करते थे, वो तपस्या किया करते थे, इसलिए जालोर का पुराना नाम क्या है, जाबालीपुर है, जो किस में मिलता है आपको, आपके बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। जालोर के किले का नाम स्वर्णगिरी, सोनगढ़, कंचनगिरी, बिल्कुल सारे कथन सही हैं, सारे नाम किसके हैं, जालोर के ही हैं। अगला है, सोनगिरी पर्वत के कारण राजवंश को सोनगरा चौहान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सोनगिरी पर्वत पर इसका किला होने के कारण इनको क्या बोलते थे, सोनगरा चौहान बोलते थे। सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक समर सिंह था, नहीं था भाई, समर सिंह नहीं था। कौन था, मैंने अभी बताया था कि नाडोल के ही एक चौहान वंश से निकल के आया था, कीर्तिपाल। कौन आता है, कीर्तिपाल। वो किसकी स्थापना करता है, जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो समर सिंह नहीं होंगे, कौन होंगे, कीर्तिपाल। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए, किस सोनगरा चौहान को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त है, चाचक देव। कौन से राजा हैं वो, चाचक देव। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर खेराबाद नाम रखा था, भाई इंपॉर्टेंट लगा लो, सीटी वालों छप गए प्रश्न, छप गया, बताओ। देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1308 में जालोर के किले पे अटैक करता है, किस पे अटैक करता है, जालोर के किले पे अटैक करता है। लेकिन 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 इस जालोर के किले पे अटैक करने से पहले वो क्या करता है, जालोर की किले की जो चाबी है, कुंजी है, वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है सिवाना दुर्ग को। किसको बोला जाता है, सिवाना दुर्ग को। तो भाई साहब पहले कुंजी यानी चाबी तो मिलनी चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी 1308 में सिवाना दुर्ग पर अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, सिवाना दुर्ग पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, सिवाना पे। जालोर पे करता है वो 1311 में, और सिवाना पे कब करता है, 1308 में। और ये जो सिवाना दुर्ग सातल और सोम दो सेनापति हुआ करते थे, उनके पास था। तो ये बताया जाता है कि सातल और सोम क्या करते हैं, बहुत भयंकर तरीके से लड़ते हैं, किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और लेकिन फिर वो क्या कर देते हैं, जो भायल सैनिक था उनका एक, और भायल सेनापति था सातल और सोम का, वो भायल सेनापति इस पे क्या कर देता है, विश्वासघात कर देता है। और विश्वासघात कर देता है तो वो सातल और सोम को मरवा देता है, और अलाउद्दीन खिलजी उस पे
विजय प्राप्त कर लेता है। किस पे? सिवाना दुर्ग पे। कब? 1308 में। और फिर ये अपने जो सिवाना दुर्ग है इसका नाम चेंज करके वो क्या कर देता है? खेराबाद रख देता है। जैसे वो जीतता है सिवाना दुर्ग को, और उसका नाम क्या कर देता है? खेराबाद कर देता है। और ये जो दुर्ग है ये कमालुद्दीन को सौंप देता है। किसको सौंप देता है? कमालुद्दीन को। एक इनके सेनापति हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के, कमालुद्दीन, और उसको सौंप कर जालोर पेटे करने के लिए चला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिवाना फोर्ट। सिवाना दुर्ग को 1308 में जीतकर उसका नाम खेराबाद रख देता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के 1311 के जालोर दुर्ग के हमले के बारे में कौन सा कथन? 1311 में मैंने अभी बताया कि क्या करता है? अटैक करता है जालोर पे, 1311 में जालोर पर। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिक्का दहिया ने, बिल्कुल बिक्का दहिया ने, इसके सेनापति थे किसके? कानड़देव चौहान के। कानड़देव चौहान के क्या थे? सेनापति थे। और उस सेनापति ने क्या करता है? उस पे विश्वासघात कर लेता है, और विश्वासघात करके बताता है कि भाई, बिक्का दहिया ने बताया था कि यहाँ पे क्या है, किले की एक दीवार कमजोर है, मिट्टी से बनी हुई है, तो आप क्या करो, राई छिड़क दो यहाँ पे, और जहाँ पे राई जल्दी उगेगी वही क्या हो जाता है? कमजोर दीवार है, कमजोर भूमि है, तो वहां से आप उसको तोड़ सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, तो 1311 में क्या करता है? पहली रात सबसे क्या करवाता है? राई मंगवाता है। भाई जिस शहर में, जालौर में जितनी भी लोगों के पास राई है वो ले आओ। बोलो साहब के रेट चल रही है? बोलो 20 रुपया। बोलो थाने 100 रुपया देशा, ये देशा थाने 100 रुपया देशा। 100 रुपया किलो का भाव में राई खरीदने कौन कौन बेचना चाहे? सब ले लेके आगा बोरी भर भर के। सुबह एक आदमी आवा, लटक तो कोई मेली जाए आलसी हो, और सुबह ले रहा है एक बोरी भर के अलाउद्दीन खिलजी के पास में। बोलो क्या रहे? बोलो राई ले रहे हूँ। बोलो क्या? बोले ले रहे हैं ना रात ने, ले लो 20 रुपया किलो। बोले तो बोले ना 100 रुपया किलो ले आओ। बोले भाई राई का भाव तो रात ही गया, राई का भाव तो रात ही गया। तो ये कहावत वहीं से चली है कि राई का भाव तो रात नहीं चलेगा। तो बिक्का दया ने यहाँ पे विश्वासघात किया था। अब बिक्का दया विश्वासघात करके जब घर आता है ना शाम को, तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि भाई देख, आज के बाद में तू क्या बन जाएगी? मेरी रानी। क्यों? बोले अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे से वादा किया है कि जैसे ही वो क्या जीतेगा, जालोर के किले को जीतेगा, तो मैं तेरे को यहाँ का राजा बना दूंगा। हीरा दे है उसकी पत्नी बिका दे की, वो पहले तो अपने पति की तरफ देखती है। बोले नालायक आदमी, तो विश्वास देश देश विद्रोह करके आया, तो अभी देशद्रोही करके आया। तो बिका दहिया को रात को सोए हुए को क्या कर देती है? वो बहुत अच्छी तरह से शराब पिलाती है, नशे में धूत होके पड़ जाता है। हीरा दे उसकी पत्नी है, वो उसको क्या कर देती है? मार देती है। तो हमारे राजस्थान में राजा ही नहीं, ये सतरानियां भी अपनी क्या करती थी? देश प्रेम को अपने उजागर होने से नहीं रोकती थी। तो देख लो आप, हीरा दे ना क्या कर देती है? बिका दहिया को मार देती है। ये बात भी कथन दोनों क्या है? सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। कानड़ दे और बीरम दे दोनों क्या करते हैं? साका करते हैं। ये बीरम दे वही है जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के साथ, इसकी बेटी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है ना, वो उसके साथ क्या करती है? प्रेम प्रसंग करती है। तो बीरम देव बोलता है कि मामा लाजे भाटिया रे कुल लाजे चौहान, मैं जे परनु उत्तरकणे तो पश्चिम हो गए भाण। है ना? तो ये किसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। उधर से मैसेज आता है। देखो, ये बताया जाता है कि बीरम देव और कानड़ देव दोनों किसके दरबार में जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं तो वहां पे बीरम देव इतना सुंदर है ना, उसकी दाढ़ी मूछ आई नहीं, एकदम बहुत हैंडसम लड़का था, और उस पर फिदा हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की बेटी। तो उसको क्या बोलती है भाई? अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम बहुत बड़ा था और दरबार में चलते, दरबारी थे उसके भाई। तो कानड़ देव और विनम देव वहां पे पूछते हैं कि भाई, अलाउद्दीन खिलजी बोले बोला कि मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी। बोले साहब शादी तो नहीं कर सकते। बोले कर लो यार, पैसे। बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है। कानड़ देव बोलता है कि शादी करने के लिए पैसे नहीं है। तो बोले मैं देता हूँ पैसे। अलाउद्दीन खिलजी से ये बोलते हैं कि बोरी भर के पैसे लेके आया था कानड़ देव, कहाँ? जालोर। और जो यहाँ पे आके बंदे ने जालोर के दुर्ग का क्या करवा दिया? पुनर्निर्माण करवा दिया था। तो रिहान आके फिर मैसेज करता है। मैसेज क्या करता है? कि करता है भाई, मैं हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है। और इधर बीरम देव स्टेटस लगा के व्हाट्सएप पे और एक मैसेज छोड़ता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि देखो मैं मामा लाजे भाटिया, जो बीरम देव थे इनके मामा कौन थे? भाटी वंश थे जैसलमेर के। तो मामा लाजे भाटिया रे कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुर्कनी तो पश्चिम होगा भान। खिलजी वंश कौन था? तुर्क वंशी तो था। तो बोले कि अगर मैं तुर्क तुर्क की बेटी को अगर पढ़ूंगा ना, तो ये उस दिन ही होगा जिस दिन पश्चिम में क्या उगेगा? सूरज उगेगा। मेरा खुद का वंश क्या है? चौहान वंश है। ये स्टेटस लगा के और
वीरमदेव क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है उसको। हो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है यार अच्छा लड़का है यार, अच्छे लोग हैं, क्या कर देता है, पागल बना के चला गया। तो ये फिर 1311 में अटैक करता है। ठीक है, तो एक कारण ये भी था इस युद्ध का। तो सारे कथन क्या है यहाँ पे, सत्य है। चले आगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद में देखो, पद्मनाभ की कुछ प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं। पद्मनाभ की कुछ प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कानड़ देव पे ही है, तो कानड़ देव प्रबंध और वीरदेव वीरमदेव सोनग्रारी बात, ये किसकी रचना है, पद्मनाभ की रचना। ये भी आप इंपॉर्टेंटली याद रख लेंगे। ठीक है भाई, ये आज की आपकी क्लास थी। बताओ कैसी लगी, कैसी लगी बताओ। ठीक है, ये आपका तो पूरा चौहान वंश आ गया, पूरा चौहान वंश आ गया। इसकी पीडीएफ आपको लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ हम डाल देंगे। अगले जो क्लास होगी, एक तो हम राजस्थान करंट अफेयर की दिसंबर करंट अफेयर लेके आ रहे हैं अभी जल्दी। ठीक है, हाँ, दिसंबर करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। उसके बाद में अगला जो, आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा राजवंश लेके आए, कौन सी राजवंश को पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन आंसर से हम क्या कर लेंगे भाई, आरपीएससी है उसको हम चैलेंज दे रहे हैं आरपीएससी हमको चैलेंज दे रहे थे, हम उसको भी दे सकते हैं। आरएसएस को चैलेंज दे रहे कि यहाँ से बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम 45 क्वेश्चन के अंदर पूरा चौहान वंश कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।